अच्छा, जी सर। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सही है। इस सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इन मेल एंड फीमेल, इसके ये बुक में दिए हुए हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों का बेसिक को थोड़ा सा मजबूत करना चाहता हूँ। पहले हमें ना गुनेड्स के बारे में पता होना चाहिए कि गुनेड्स क्या है, ठीक है ना। तो जो गुनेड्स है हमारे पास, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आपके पास टेस्टिस, मेल में टेस्टिस और फीमेल में हमारे पास ओवरीज, ठीक है ना। इसको हम गोनेड्स कहते हैं। अब इसकी जो डेवलपमेंट है गोनेड्स की कब होती है, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास ना स्टेजेस हैं। जब गोनेड्स हमारे पास डेवलप होती है, दो स्टेजेस हैं इसके। एक ये है कि इन डिफरेंट स्टेज, जो कि स्टार्ट होती है तकरीबन 4th वीक से लेकर 7th वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है ना। तो उस टाइम ये वाला स्टेज स्टार्ट होगा। अब इस टाइम हमारे पास 4 to 7 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, इसमें हमारे पास जो टेस्टिस है या ओवरी है, अगर आप इनको देखेंगे तो ये दोनों बिल्कुल सेम ही आपको नजर आएंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड स्टेज। इसमें अब डिफरेंशिएशन होगी। अब एक चीज है इसमें, वो आप लोगों ने जहन में रखना है। उस चीज पे ये डिपेंड करता है, और वो चीज है क्या? वो है हमारे पास वाई क्रोमोसोम। ये चीज हमें बताएगा, आगे डिफरेंशिएट करवाएगा कि ये जो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है, ये फीमेल होगा या मेल होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें एक ही चीज चीज पे इसका डिपेंड है, और वो है वाई क्रोमोसोम, सही है। इसको हम टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी बोलते हैं, SRYG। ये अब आगे मैं इसको मजीद डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया ना कि 4 to 7 वीक जो है ना, हमारे पास जो टेस्टिस है कि बिल्कुल सेम होता है। आफ्टर 7 वीक फिर जो दूसरा स्टेज हमारे पास स्टार्ट होता है ना, उसको हम डिफरेंशिएटेड स्टेज बोलते हैं। उसमें फिर डिफरेंशिएशन होती हैं कि बच्चा जो है ना, वो फीमेल फिटस होगा या मेल फिटस होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम मजीद अब हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक हो गया। अब इसकी जो ओवरी की डेवलपमेंट होती है और टेस्टिस की, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। फिर आगे हम चलते हैं कि जो गोनेडल की डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है ना, उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि देखिए हमारे पास जो गोनेड्स है, इसके 3 सोर्सेज हैं। 3 सोर्सेज से हमारे पास गोनेड्स आते हैं। ये MCQs में आते हैं आप लोगों के पास, ये बहुत ज्यादा अहम है, ठीक है। एक है सीलोमिक एपिथेलियम। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं सीलोमिक एपिथेलियम, ठीक है ना। इससे हम ओवरीज बनाते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स ओवरी में, ठीक है ना। और सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल हम टेस्टिस में बना देते हैं, ठीक है ना। तो सीलोमिक एपिथेलियम से हम बनाते हैं क्या? ओवेरियन फॉलिकल ओवरी में, ठीक है ना। और सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में, ठीक है ना। तो ये जहन में रखना है, बहुत अहम, MCQs में आते हैं। इसके अलावा जो है ना, हमारे पास इसके साथ एडजेसेंट मेसोडर्म है, जिसको मेसेंकाइमा बोलते हैं। इससे हम कनेक्टिव टिश्यू बना देते हैं, जैसे कि ये सिलोमिक एपिथेलियम के साथ साथ जो जगह है, ये सफेद वाले, ये इसको हम कहते हैं एडजेसेंट मेसोडर्म, ये मेसेंकाइमा। इससे हम स्ट्रोमा बना देते हैं। स्ट्रोमा को ऑलरेडी हमने बढ़ाया कि स्ट्रोमा को दूसरा नाम है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इसके अलावा जो है ना, हमारे पास जो तीसरा वो है कि वो है हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल, सही है। इससे हम ओगोनिया बना देते हैं, और ये फिर यहाँ से माइग्रेट होके यहाँ पे फिर आ जाते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स में, हमारे पास वो इनकॉर्पोरेट करवा देता है, ठीक है ना। तो ये 3 लेयर्स आप लोगों ने याद रखना है कि जो गुनेड्स है वो हमारे पास इनके जो सोर्स है, जिधर से हम इसको डिराइव कर देते हैं, ये 3 वो है, ठीक है ना, बहुत अहम। इसके अलावा जो है ना, यही इसका जो ऊपर हमने पढ़ा ना, ये वाला बिल्कुल इसका जो है ना, इसका समरी है, इसको हम खुलासा बोलते हैं, समरी है, ठीक है ना। तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स, चाहे वो ओवरी हो या टेस्टिस हो, ठीक है ना, तो हम ओवरीज भी हम इन 3 चीजों से बना देते हैं, ये वाले, ठीक है ना। ये जो 3 लेयर्स हमने पढ़े, और टेस्टिस भी बना देते हैं, इन्हें दोनों बना देते हैं, ठीक है ना। तो वही सिलोमिक एपिथेलियम में, तो ओवरी में ये हमारे पास ओवेरियन फॉलिकल्स बनाएंगे, ठीक है ना। और टेस्टिस में हमारे पास सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स बनाएंगे, और साथ साथ में सर्टोली सेल्स बनाएंगे, सही है। ये सिलोमिक एपिथेलियम से हम बना देते हैं।
तो वो पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो सर्टोली सेल्स है या सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स है, वो हम एम्ब्रियोनिकली हम कहाँ से बना देते हैं? तो सिलियोमिक एपिथेलियम, सिलियोमिक एपिथेलियम ये वाले जो एपिथेलियम है ऊपर, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं सिलियोमिक एपिथेलियम। इसके अलावा जो मेसेनकाइमा के बारे में हमने बात की, जो एडजेसेंट मेसोडर्म है, उससे हम क्या बना रहे थे ओवरी में, उससे ओवरी में हम कनेक्टिव टिश्यू यानी जो स्ट्रोमा है वो, टेस्टिस में हमारे पास वही कनेक्टिव टिश्यू जो स्ट्रोमा है, और साथ साथ में लेविक सेल, ठीक है ना, ये हम बना देते हैं। समझ आ गया है? इसके अलावा जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है ओवरी में, वो जाके ओवोगोनिया, और टेस्टिस में जाके स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो ये बहुत अहम चीजें हैं। और स्पेशली ये जो तीन चीजें हैं ना, इस ये एमसीक्यूज में आते हैं, पूछते हैं, ठीक है ना, रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो पूछते हैं, ठीक है ना, तो अहम है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो जेनेटल डक्ट है, हमारे पास जो मेल है और फीमेल जेनेटल डक्ट है, ठीक है ना, इसमें हमारे पास जो दो साइडों पे हमारे पास दो पियर्स में होते हैं, ठीक है ना। एक को हम वोल्फियन डक्ट बोलते हैं, जिसको हम मेसोनोफेरिक डक्ट बोलते हैं, ये जो रेड वाला है, ये दोनों साइडों पे, ठीक है ना, तो इसको हम वोल्फियन डक्ट भी बोलते हैं और मेसोनोफेरिक डक्ट भी बोलते हैं। इससे हम मेल जेनेटल ट्रैक्ट बना देते हैं। ठीक हो गया है। और जो दूसरा है, ये जो ब्लू वाला है, इसको हम म्यूलरिन डक्ट बोलते हैं, इसको दूसरा नाम है पैरामेसोनोफेरिक डक्ट बोलते हैं। इससे हम फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट बना देते हैं। ठीक है ना। अब मैं आता हूं जो गोनेडल है उसकी डिफरेंशिएशन, उसकी तरफ मैं आता हूं। जैसे कि ऑलरेडी ऊपर हमने पढ़ लिया ये वाला, हाँ, ये इसका जो ऊपर हमने पढ़ा ना, उसका समरी है ये वाला, ठीक है, लाइडेक्सेल। और इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा दोबारा, लेकिन इससे पहले हमें इसके बारे में, गोनेडल डिफरेंशिएशन के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। अब देखें, जो गोनेडल डिफरेंशिएशन है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि भाई इसके दो स्टेजेस हैं, ठीक है ना, दो स्टेजेस हैं इसमें, अनडिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड स्टेट अकर्स 4 to 7 वीक ऑफ गेस्टेशन, याद रखना है। आफ्टर 7 वीक्स फिर डिफरेंशिएशन होगी, डिफरेंशिएशन स्टेट स्टार्ट होगा। आगे ये फेटस जो है ना, ये मेल होगा या फीमेल, ठीक है ना, ये हमें बताएगा। इसके लिए हमारे पास, इसमें आप लोगों ने याद रखना है, ये वही चीज है हमारे पास वोल्फियन डक्ट, ठीक है ना, जो हमारे पास अंदर वाला है वोल्फियन डक्ट, और जो बाहर वाला है इसको हम कहते हैं म्यूलरिन डक्ट, जो ऊपर मैंने बताया, ठीक है ना। इसके यहाँ पे गोनेड्स होते हैं, इसको हम कहते हैं बाई पोटेंशियल गोनेड्स, इनके दोनों साइडों पे, जिससे इसको कहते हैं बाई पोटेंशियल गोनेड्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्लोइका है, ठीक है ना। ये आगे फिर हम मेल में फिर यूरेथ्रा और ये चीजें बना देते हैं, और फीमेल में आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसने आगे इसके दो रास्ते हैं भाई, या तो मेल या तो फीमेल, तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि फेमिनाइजेशन या मस्कुलिनाइजेशन। ठीक हो गया है। अब हमारे पास हमने पढ़ लिया, अब मस्कुलिनाइजेशन के बारे में हमने बात करना है। इसमें आप लोगों ने, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि एक चीज पे डिपेंड करता है, और वो है हमारे पास क्या, वाई क्रोमोसोम। जैसा कि मैंने एक सिल्ला यानी फेटस से, ठीक है ना, और उसका जो है ना, हमने ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है ना, एक जीन से हमने लिया है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, क्या है हमारे पास, वाई क्रोमोसोम। अब अब वाई क्रोमोसोम पे जो वन रीजन है, ठीक है ना, उसको हम SRY जीन भी बोलते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने बताया SRY जीन, ये इधर मैंने मेंशन किया था, ये SRY जीन, ठीक है, ये वाला। ये जो SRY जीन है, इसको हम, इसका मतलब क्या है कि सेक्स, यानी SRY जीन, एस का मतलब होता है सेक्स, ठीक है, डिटरमाइनिंग रीजन वाई, इसलिए इसको कहते हैं SRY जीन, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है सेक्स डिटरमिनेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये जो SRY जीन है, इसका काम क्या है, SRY जीन जो है ना, ये जाके हमारे पास एक प्रोटीन बनाएगा, और उस प्रोटीन का नाम क्या होगा, क्योंकि SRY जीन ही बना देता है ना, तो प्रोटीन का नाम भी हम वही देंगे। SRY जीन एक प्रोटीन बनाएगा, ठीक है ना, और उस प्रोटीन को हम कहेंगे
कौन सा प्रोटीन? SRY प्रोटीन, SRY प्रोटीन। ठीक है, अब SRY प्रोटीन हमारे पास बना। अब ये SRY प्रोटीन का काम क्या है? ये आगे जाके इसने क्या करना है? ये जाके हमारे पास जो टेस्टिस है उसको डेवलप करवाएगा। ठीक है ना, मेल में, क्योंकि ये हम मेल की बात कर रहे हैं, मस्कुलिनाइजेशन। ठीक है, अब जाके हमारे पास टेस्टिस को डेवलप करवाएगा। और ये जो बाई पोटेंशियल की हमने बात की ना, ये बाई पोटेंशियल गोनेट्स, ये हमारे पास यहां से इसको हम डेवलप करवा देते हैं। ठीक है, अब जब ये हमारे पास ये जो बाई पोटेंशियल गोनेट्स है, क्योंकि अब वाई, ये वाई जीन आया है, SRY जीन आया है, अब इसने आगे क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ा ना कि डिपेंड कर रहा है, डिपेंड होता है एक ही चीज पे, वाई क्रोमोसोम पे। इसमें हमारे पास SRY जीन होता है। ठीक है ना, अब इसमें आके इस बाई पोटेंशियल गोनेट्स को बताना है कि भाई साहब आपने आगे टेस्टिस ही बनना है। और अगर ये वाई क्रोमोसोम नहीं है, ये SRY जीन नहीं है, तो फिर ये जो ऊपर बाई पोटेंशियल गोनेट्स है, इससे फिर हम टेस्टिस नहीं बना सकते, ये फिर जाके ओरी बनेगा। ठीक है, अब अब ये SRY जीन आके इसने SRY प्रोटीन बनाया। SRY प्रोटीन, उसका काम क्या है? आगे आया हमने पढ़ा कि ये जाके हमारे पास जो बाई पोटेंशियल गोनेट्स है, ये वाले जो ऊपर हमने पढ़े, ये जो बाई पोटेंशियल गोनेट्स है, ये जाके इसको कहेगा कि भाई साहब इससे टेस्टिस बनाएगा। ठीक है ना, ये आके टेस्टिस बनाएगा मेल में। अब जैसे इसने टेस्टिस बनाया, अब टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस का काम ये है, जैसे कि हमने कल परसों भी पढ़ा था, कि ये टेस्टोस्टेरोन हमारे पास बना देता है। ठीक है ना, तो जाके हमारे पास टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, टेस्टिस से हम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। और ये जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो गए हमारे पास, अब इसका काम क्या है? ये जाके जो हमारे पास ये जो वुल्फियन डक्ट है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये मेल क्या है, जीनेटल ट्रैक्ट है, अब इसको स्टिमुलेट करवाएगा। और जब ये वुल्फियन डक्ट स्टिमुलेट होगा हमारे पास, तो फिर क्या होगा हमारे पास? अब इससे हम मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स है वो हमारे पास बनेंगे। और वो स्ट्रक्चर कौन कौन से? जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स हैं हमारे पास। ठीक है ना, वास डिफरेंस है हमारे पास। इसके अलावा जो है ना एपिडाइडमस है। आप टेस्टिस में देखेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास टेस्टिस है, एक स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इस साइड पे ना, इस साइड पे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये एपिडाइडमस है हमारे पास। ये हेड ऑफ द एपिडाइडमस है, ये बॉडी ऑफ द एपिडाइडमस है, ये टेल ऑफ द एपिडाइडमस है। इसको हम कहते हैं एपिडाइडमस। सही है, फिर ये इसके साथ यहाँ पे ना कुछ डक्ट्स यहाँ पे अटैच होते हैं, इसको हम कहते हैं इफेरेंट डक्ट। ठीक है ना, थोड़ी सी इनाटमी है। ठीक है, इफेरेंट डक्ट बोलते हैं इसको। और यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस ऑफ वेजाइनलिस होता है, यहाँ पे इधर, इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ वेजाइनलिसिस। ठीक है ना, और ये जो जगह है, ये इसको हम कहते हैं सेमिनिफ्यूरस टिब्यूल्स। ये इसको हम कहते हैं क्या? सेमिनिफ्यूरस टिब्यूल्स। सही है, ये, और इसके अंदर हमारे पास ना कुछ इस तरीके से लेयर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, कुछ लेयर्स होते हैं हमारे पास, इसको हम कहते हैं वेसिकल्स लेयर्स, वेसिकल्स लेयर्स। ठीक है ना, इनाटमी है। ठीक है ना, अब ये हमारे पास ना टेस्टिस है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे टेस्टिस बन गया। अब टेस्टिस जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो जाके हमारे पास जो वोल्पियन डक्ट है वो उसको स्टिमुलेट करवाएगा। और इससे हम फिर ये जो सेमिनल वेसिकल्स है, ये जो वास डिफरेंस है, ये जो एपिडाइडमस है, ये सारी चीजें हम इधर से वोल्फियन डक्ट से बना देते हैं। ठीक है, अब इसका एक दूसरा काम भी है टेस्टोस्टेरोन का, सॉरी टेस्टिस का। टेस्टिस का दूसरा काम क्या है कि ये हमारे पास एक और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करवा देता है। और वो प्रोटीन जो हार्मोन्स है उसका उस हार्मोन का नाम क्या है? वो है एंटी म्यूलेरिन हार्मोन। क्योंकि ये एंटी म्यूलेरिन हार्मोन जो है ना वो जाके हमारे पास जो म्यूलेरिन डक्ट है, ये वाला, इसको इनहिबिट कर देता है। और म्यूलेरिन डक्ट ऊपर हमने पढ़ा कि ये फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट हम इससे बना देते हैं।
तो देखिए टेस्टिस ने दो काम किए, एक तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाया, वो जाके उसने वुल्फियन डक्ट को स्टिमुलेट किया और उससे हमने ये मेल वाले जो सेमिनल वेसिकल्स है, एपिडाइडमस है, ये सारी चीजें हमने बनाए। दूसरा काम उसने टेस्टिस ने ये किया कि एक दूसरा हार्मोन्स रिलीज करवाया और उस हार्मोन्स को उसने कहा कि भाई साहब आप जाए और म्यूलरिन डक्ट जो है ना उसको बंद करें। तो म्यूलरिन डक्ट तो फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट हम उससे बना देते हैं, तो ऑलरेडी आपने फीमेल वाला चीज को बंद किया। और उस हार्मोन का नाम क्या है, वो है एंटी म्यूलरिन हार्मोन, क्योंकि वो म्यूलरिन डक्ट के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए हमने इसका नाम भी वही रखा है, एंटी म्यूलरिन डक्ट। क्लियर हो गया है? अब ये सारा काम जो यहाँ पे हुआ है ना, तकरीबन ये 10 वीक में आपके पास आ जाता है। यानी ये जो म्यूलर इंडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो, सॉरी एंटी म्यूलर इंडक्ट खत्म हो गया, और ये जो वोल्फ इंडक्ट प्रोड्यूस हुआ, और ये जो हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स बने, एपिडाइडमस बना, ये सारी चीज जो हमारे पास बने, ये ड्यूरिंग ये सारी चीजें हमारे पास अकर्स एंड 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। जब माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है और वो 10 वीक का हो जाए ना, तो फिर हमें पता चल जाता है कि भाई साहब जो अंदर काका पड़ा हुआ है, वो काका जो है ना वो क्या है, मेल है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना वो हमारे पास जो टेस्टीज है, आफ्टर 10 वीक्स, ये बहुत अहम है, आफ्टर 10 वीक्स जो टेस्टीज है ना, क्योंकि ये देखें ना, ये एब्डामिन के अंदर ही होता है, ये देखें एब्डामिन के अंदर है, एब्डामिन के अंदर है। अब आफ्टर 10 वीक्स ये जो टेस्टीज है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं। वहां पे हमारे पास एक लिगामेंट, एक केबरगुलम है, क्या नाम है इसका, मैं नाम भूल गया, इधर है केबरनाकुलम, ये गुबरनाकुलम है, सॉरी गिबरनाकुलम है, ये देखिए ना गिबरनाकुलम। ये यहाँ पे बेसिकली ओवरी भी हमारे पास अटैच होती है और टेस्टिस भी, ठीक है ना। तो अगर फीमेल है तो जो ओवरी है वो ऊपर एब्डामिन में, पेल्विक में आ जाती है, लेकिन जिस्म से बाहर नहीं आती है। वो वजह यही है कि हमारे पास जो गुबरनाकुलम है, इससे फिर हम फ्यूचर में ये जो लेगामेंट्स है ये भी बन जाते हैं, सही है। तो ये फिर हम गायनाकोलॉजी में करेंगे, क्योंकि ये लिगामेंट्स अहम है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो फॉर एग्जांपल ये ओवरी है ना, ये देखिए ओवरी है। अब ये ओवरी जो है ना, अब ये जो कार्ड है, ये इसको हम कहते हैं गुबरनाकुलम, ठीक है ना। अब इस गुबरनाकुलम में ये जो ओवरी है, ये इसने यूट्रस के साथ अटैच किया है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ये जो है ना, ये नीचे आ जाके पेल्विक में आ जाती है, ठीक है ना, ओवरी, लेकिन बाहर नहीं आ सकती। वो बाहर इसलिए नहीं आ सकती है ना, क्योंकि देखे ये हमारे पास ओवरी है, इसने यूट्रस के साथ इसने अटैच किया है, तो वहां पे वो अटैच है, तो वहां से ये बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए ऊपर एब्डामिन में बन गया, लेकिन फिर नीचे पेल्विक में आ सकती, लेकिन पेल्विक से जिस्म से बाहर नहीं आ सकती। लेकिन मेल में जो टेस्टिस है, वो ऊपर एब्डामिन में बन गया है, लेकिन फिर वहां से वो फिर नीचे आ जाके और जिस्म से बाहर आ जाती है। वजह यही है क्योंकि ये वही गेबरनाकुलम है मेल में, ठीक है ना। तो इसने टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ अटैच किया होता है, यहाँ पे स्क्रोटम होता है, ठीक है ना। तो इसने स्क्रोटम के साथ अटैच कर लिया होता है, और जब ये फिर आफ्टर 10 वीक्स में बच्चा पहुंच जाता है, 10 वीक्स के बाद जो है ना, फिर वो टेस्टिस जो है ना, वो ऊपर से नीचे स्क्रोटम में आ जाते हैं और जिस्म से बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यही वजह है कि ओवरी जो है ना, वो जिस्म से बाहर नहीं आते, बेसिकली इस गिबरनाकुलम की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि उसने ओवरी को यूट्रस के साथ अटैच किया है। जबकि यही गुबरनाकुलम इसने टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ अटैच किया है, इसका कोई और कनेक्शन नहीं है, किसी के साथ नहीं है, सिर्फ स्क्रोटम के साथ है। तो इसी वजह से टेस्टिस बाहर आ जाते हैं, ठीक हो गया, बहुत अहम है। फिर इसके बाद जो है ना, इस गबरनाकुलम से ये फिर इसे ये देखें ना, राउंड लिगामेंट्स हैं, इसको इसको हम कहते हैं फिर, क्योंकि इसने ओवरी को यूट्रस के साथ स्किन के साथ अटैच किया होता है, इसलिए इसको कहते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ द ओवरी, ठीक है ना। और एक ये है कि इसने हमारे पास यूट्रस और लेबिया मेजस जो है ना उसके साथ अटैच किया, इसलिए इसको कहते हैं फिर राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, सही है। तो ये डेरिवेटिव्स है किस चीज का, गिबरनाकुलम का, ठीक है ना, बहुत अहम है। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि इट डजंट डिसेंड आउटसाइड ऑफ द पेल्विक ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द गिबरनाकुलम ऑफ द यूट्रस, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अहम है, ठीक हो गया। अच्छा,
अब टेस्टिस के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये बाहर क्यों आ जाते हैं, तो देखें वहां से फिर यहाँ से ये डिसेंड होके नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू गबरनाकुलम जो वहां पे हमारे पास में, ठीक हो गया। अब फिर इसके बाद जो है ना टेस्टिस में, जैसे कि कल हमने एक बात की थी परसों, जो हमने पाथवेज पढ़ा था, जो कोलेस्ट्रोल जिसे हमने मिनरल कार्टिकॉइड, कार्टिसोल और एंड्रोजन हमने बनाए थे, उस पाथवे में हमने बात की कि जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो गया ना, तो टेस्टोस्टेरोन के पास फिर हमारे पास 5 अल्फा रिडक्टेज, सॉरी 5 अल्फा रिडक्टेज ही है, हाँ 5 अल्फा रिडक्टेज जो है ना, ये एक एंजाइम है, वो आके टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बना देता है। परसों हमने वो जो पाथवे हमने बात की थी, शायद आप लोग भूल गए हो, ये भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। किधर गया वो पाथवे, इधर हमने किया था ना, ये हमने कहा था ना कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है ना, इससे तो एस्ट्राडायोल भी बनते हैं, और फिर हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, यानी यही चीज है, यहाँ पे 5 अल्फा रिडक्टेज आता है, और इससे हम DHT बना देते हैं, DHT डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, और ये एक्टिव फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन का, ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो है ना, DHT। सही है, मैंने कहा था कि ये DHT जो है ना, ये आप लोगों डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, वो है DHE है, ये है DHT है, ठीक है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। और DHT जो है ना, ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन का। अब ये DHT आगे क्या काम करेगा, आगे क्या काम, ये जो आपके पास जो मेल एक्सटर्नल जीनिटिलिया है, जैसे कि हमारे पास यूरेथ्रा और ये जो पेनिस वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पास ये बना देते हैं, जैसे कि बुक में इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है डाईहाइड्रोस्टेरोन, हाँ डिफरेंशिएशन पेनिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट, ये सारी चीजें हमारे पास डाईहाइड्रोस्टेरोन करवा देता है, ठीक है ना। डाईहाइड्रोस्टेरोन का एक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, पेनिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट, हियर मेल लाइक हियर पैटर्न, जो दाढ़ी वगैरह आते हैं, मोस्टेचेस वगैरह आते हैं, और ये जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, ये भी इस DHT की वजह से है हमारे पास, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की वजह से है हमारे पास, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म है, सही है। और इसके साथ साथ जो आपके पास जो क्या नाम है, ये जो आवाज में बेस आ जाती है, ये भी इसकी वो है हमारे पास, ठीक हो गया है। और टेस्टोस्टेरोन जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया, एपिडाइडेमस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, देखिए बुक में बिल्कुल पॉइंट्स में लिखे हुए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है ना। बुक में एग्जैक्टली यही चीजें लिखी हैं, लेकिन मैंने डायग्राम के थ्रू बताया आप लोगों को, ठीक है ना। जो ग्रोथ है वो भी हमारे पास टेस्टोस्टेरोन करवा देती हैं, और ये सारी चीजें, सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस करवा देती हैं टेस्टोस्टेरोन, नॉट DHT, सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा देते हैं। ये जो आपका वॉइस जो है ना, वो बेस आ जाती है, मैंने कहा था कि ये DHT में नहीं, DHT में ये नहीं होता है, जो वॉइस में जो बेस आती है, ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ये जो आवाज में बेस आती है मेल में, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है, सही है। और जो पेनिस की जो ग्रोथ होती है फिर, वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है, लेकिन जो डिफरेंशिएशन होती है पेनिस, स्क्रोटम और सेमिनल वेसिकल्स, ये DHT करवा देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बुक में वैसे लिखी हुई है, जब आप लोग करेंगे देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। बस सिर्फ आप लोगों ने मेरे जो डायग्राम है ये वाले, ये जहन में रखना है, क्योंकि यहां से आप लोगों को समझ आ जाए, यहां से आप लोगों को कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये जो फिर वहां से टेस्टिस जो है ना, वो नीचे डिसेंड होके, देखे ना, ये रतरा है, यूरिनरी ब्लैडर और ये सारी चीजें बन गई, और यहाँ पे टेस्टिस ऊपर से आके नीचे डिसेंड होके जिस्म से बाहर आ जाती है, ठीक है, आफ्टर 10 वीक्स आपके स्टेशन, सही हो गया। अब मैं फिर अब इसकी तरफ हम आते हैं, मेल का तो हमने कवर किया, अब हम आते हैं फीमेलाइजेशन की तरफ, ठीक है ना। तो देखें, इसमें आपके पास, क्योंकि मेल में हमारे पास वाई क्रोमोसोम है, ठीक है ना, फीमेल में हमारे पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है, यानी यहाँ पे जो मेल है उसमें मतलब XY है, ठीक है। तो वहां से वाई क्रोमोसोम आएगा, जो कि हमने ऑलरेडी यही वाई क्रोमोसोम की बात की, इसकी हम, ठीक है। और यहाँ पे तो एक्स एक्स है, तो यहाँ पे तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, तो जब वाई क्रोमोसोम वहां पे नहीं है, तो नो SRY जीन होगा।
अब एस आर वाई जीन नहीं होगा तो एस आर वाई प्रोटीन नहीं बनेगा। अब जब एस आर वाई प्रोटीन नहीं बनेगा तो आगे हमारे पास जो हमने अभी बात की थी कि जो एस आर वाई जीन जो है ना वो हमारे पास जो गोनेड्स है वहां पे इस बाई पोटेंशियल गोनेड्स इससे टेस्टिस बनवा देता है। अब ये यहाँ से टेस्टिस बनेंगे नहीं। अब ये टेस्टिस की जगह पे हमारे पास ओवरी बनेंगे क्योंकि वो एस आर वाई प्रोटीन नहीं आया है। ठीक है। अब एस आर वाई प्रोटीन नहीं आया है तो टेस्टिस नहीं बनेंगे, टेस्टिस की जगह पे ओवरी बनेगा। और जब टेस्टिस नहीं है तो आगे हमने पढ़ा था कि टेस्टिस जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवा देता है। अब टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, जब टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो वो हमारे पास जो वोल्फियन डक्ट था उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, उसको स्टिमुलेट नहीं करवाएगा। वो जो एक्सटर्नल जो हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो सेमिनल वेसिकल्स है, जो एपिडाइडमस है, वो नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा, और हमने कहा था कि टेस्टिस का एक दूसरा काम और भी है कि वहां से हमारे पास एक एंटी म्यूलरिन हार्मोन्स भी आता है, और वो एंटी म्यूलरिन हार्मोन नहीं होगा तो हमारे पास म्यूलरिन डक्ट को बंद करने वाला बंधन नहीं है, तो म्यूलरिन डक्ट जो है ना वो आगे से प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखिए वही चीज है, म्यूलरिन डक्ट जो है ना वो प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो है ना देखिए बिकम यूट्राइन ट्यूब एंड यूट्रस, और फिर इससे जो है ना आगे हम जो है ना वो फीमेल सेक्स जो ऑर्गन्स है वो हम बना दें, क्योंकि एंटी म्यूलरिन हार्मोन्स नहीं है। अब म्यूलरिन डक्ट्स जो है ना उससे हम फिलोपियन ट्यूब और ये यूट्रस और ये सारी चीजें हम बनाएंगे। और जो ओवरी है वो फिर ऊपर एब्डामिन से आके नीचे पेल्विक में आ जाता है, लेकिन बाहर नहीं आता है। वो ऑलरेडी मैंने गबरनाकुलम में आप लोगों को एक्सप्लेन करवाया। ठीक है। तो जब भी आप लोग अपने बुक में ये चीजें देखेंगे, ये वाला डायग्राम देखेंगे, तो देखिए वही चीज है, एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स एक्स है, ओवरीज है, नो एंटी म्यूलरिन हार्मोन, नो टेस्टोस्टेरोन, फीमेल फेनोटाइप। देखिए यहाँ पे इतनी जल्दी बात खत्म की। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टेस्टिस है, सार्टोलिस सेल है। ठीक है ना। बेसिकली एंटी म्यूलरिन हार्मोन जो है ना वो सार्टोलिस सेल से रिलीज होते हैं, और जो लेडेक सेल्स है वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवा देता है। सही है। तो जब ये दोनों मिलके हमारे पास फीमेल फेनोटाइप बनाएगा। ठीक है ना। तो बुक में ये सारी चीजें इतनी जल्दी में और बड़े शॉर्ट में लिखा हो, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाया। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है तो फिर हम आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है। अब हम मेल रिप्रोडक्शन की तरफ हम आते हैं। देखें ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। देखिए कोलेस्ट्रॉल है, वही पाथवे है जो अभी मैंने आपको भी दिखाया और परसों जो हमने पढ़ा था। इससे हम प्रोगिनोलोन बना देते हैं, ये बनेगा, ये बनेगा, लास्ट में टेस्टोस्टेरोन बनेगा। और ये देखिए 5 अल्फा रिडक्टेज आके जो है ना वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनवाएगा, और ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो है ना टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बना देते हैं, जो कि परसों मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। लेकिन हमारे पास हाइपोथैलेमस है, वहां से आर्कुएड न्यूक्लियस से, जैसे कि ऑलरेडी हमने किया है, जीएनआरएच प्रोड्यूस होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा। वो फिर आगे आपके पास इंटीरियर पिट्यूटरी को बताता है कि भाई साहब आगे आपने एफएसएच और एलएच को प्रोड्यूस करवा देना है। एफएसएच आके सार्कोलिसिल को स्टिमुलेट करवा देता है, और एलएच जो है ना वो हमारे पास लाइडिक सिल को स्टिमुलेट करवाता है। ठीक हो गया। फिर भी अगर आप भूल जाते हो कि ना कि यार ये एफएसएच कौन से वाले सेल के पास चला जाता है, या एलएच जो है ना वो कौन से वाले सेल के पास चला जाता है, तो देखिए एलएच में भी एल है और लेडेक सेल में भी एल है, तो एलएच लेडेक सेल में आता है। एफएसएच में एस है। ठीक है ना। तो ये जो एफएसएच है ये इसमें एस है, और सार्टोली में भी एस है, तो एफएसएच सार्टोली सेल में आता है। ठीक है। फिर भी जुगाड़ है, तरीका बता रहा हूँ ताकि आप लोग भूले ना। जब ये आपके पास सार्टोलिस सेल्स बन जाए, स्टिमुलेट होते हैं ना, तो फिर यहाँ से जब ज्यादा मकदार पे, जैसे कि हमने फिर कहा था ना कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, तो यहाँ से फिर इनहिबिन प्रोड्यूस होते हैं। वो फिर जाके हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी कहता है कि भाई साहब जो काम आपने करना था वो हो गया है, आगे हमें जरूरत नहीं है, तो बराए करम आप ये इस एफएसएच को मजीद आगे ना भेजें। तो इसलिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फिर जो एलएच है हमारे पास, वो लेडेक्स जो है ना वो उसको स्टिमुलेट करवा देते हैं, और वहां से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो हमारे पास 3 तरीकों से
अपने जो एलएच है और जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है और एफएसएच एलएच है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे इनहिबिट कर देते हैं। वो कौन किस तरीके से? एक तो टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली जाएगा आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी को, वहां से जो है ना ये इनहिबिट करवाएगा। देखें नेगेटिव का साइन होते हैं इनहिबिट करना, और ऊपर हाइपोथैलेमस के पास भी चला जाता है, तो वहां से भी जीएनआरएच को बंद कराएगा। तो जीएनआरएच बंद होगा तो एफएसएच एलएच नहीं होंगे। ठीक है। और तीसरा काम क्या है कि ये टेस्टोस्टेरोन आके इंट्राटेस्टिकुलर में, सही है, इंट्राटेस्ट ये बहुत अहम है ये वाला, ठीक है ना, इंट्राटेस्टिकुलरली ये आके सर्टोली सेल को स्टिमुलेट कर देता है और वहां से फिर हमारे पास इनहिबिन रिलीज होते हैं और वो फिर जाके उसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है। तो ये मेन हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ठीक है ना। और इसमें जो है ना हाइपोथैलेमिक्स, ये एफएसएच एलएच, ये सारी चीजें बुक में लिखी हुई है, मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताया है। ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया ऊपर। ठीक है ना। और इसमें हमारे पास जो इसमें और कोई बात है नहीं, सही है। बस यही है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होती हैं। तो ये सारे हमारे पास बुक में ये सारी चीजें वर्ड टू वर्ड लेकिन टू द पॉइंट लिखी हुई हैं। जब आप रीड करेंगे बीआरएस तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्शन की तरफ हम आते हैं। देखिए ये फॉलिकल्स है हमारे पास, ये हमारे पास थीका एक्सटर्ना है और थीका इंटरना है। नेट से मैंने देख लिया था तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा स्लाइड्स में ही डाल देता हूँ। और ये ग्रेनुलोसा सेल्स है हमारे पास। ठीक है। तो देखिए हमारे पास वही पाथवे है भाई साहब जो ऊपर हमने पढ़ लिया है, इससे हम वही टेस्टोस्टेरोन और फिर जाके ये एरोमेटेज एंजाइम आएगा और फिर इस टेस्टोस्टेरोन से हमारे पास एस्ट्राडायोल बनाएगा। मैंने कहा था ना कि वो जो 3 एरोमेटेज, मेरे वीडियो दें कि आप लोगों को अगर आप लोग भूल गए तो वो वहां से फिर आप लोगों को समझ। एफएसएच जो है ना इसको स्टिमुलेट करवा देते हैं, एलएच जो है ना वो आके इस कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जो है ना जिससे हम कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नोलोन बना देते हैं इसको भी स्टिमुलेट करवा देते हैं। सही, तीका सिलसिला है। अब हम, अगर आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की ये इसकी समझ आ गई है, ठीक है ना, तो फिर हम आगे बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इधर से आप लोगों को एस्ट्रोजन का पता चल जाएगा कि उसका फंक्शन क्या है, इधर से आप लोगों को प्रोजेस्टेरोन का पता चल जाएगा, इधर से आप लोगों को ल्यूटेल फेज और फॉलिकुलर फेज और सिक्रेटरी फेज, जो ल्यूटेल फेज को सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, इधर से यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो डिटेल में अब मैं करूंगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। ठीक हो गया है। अब देखें, जब भी आप लोगों के पास मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो जाए तो जहन में एक स्केच रख लें और उसको मद्देनजर रखते हुए फिर आपकी अदालत एक नतीजे पे पहुंचेगी, और वो नतीजा क्या है, एक रिजल्ट पे पहुंचेगी। वो रिजल्ट क्या है आपके पास, ये 4 बातें हैं भाई साहब। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना ये 4 बातें जहन में रख लें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास 4 जगहों पे हमारे पास चेंजेस आएगी। वो 4 जगह कौन कौन से? एक हाइपोथैलेमस और जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी एक्सेस है, इसको मैंने एक ही जगह पे डाला है। हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी जो एक्सेस है यहाँ पे चेंजेस होगी। फिर उस दर से जो हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जीएनआरएच ऊपर से आ रहा था, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच निकलता था, और वो एफएसएच और एलएच आके उस हार्मोन जाके ओवरी पे एक्ट करेगा। तो देखिए ओवरी पे, तो दूसरा चेंजेस हमारे पास ओवरी पे आ गया। अब यहां से कुछ हार्मोन्स निकलेंगे, और क्योंकि ओवरी से हार्मोन्स निकलते हैं तो उस हार्मोन्स को हम कहेंगे ओवेरियन हार्मोन्स। ठीक है ना। तो ओवेरियन हार्मोन्स निकलेंगे, और इसका हमारे पास किस पे जो है ना वहां से ओवेरियन हार्मोन्स निकलेंगे, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है। आगे मैं बात करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और यहाँ से ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है, ये जो ओवेरियन हार्मोन्स है, यहाँ से निकलेंगे और इसका असर पड़ता है एंडोमेट्रियम पे। ठीक है। और फिर वहां से ये जो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है, इसको हम यानी एंडोमेट्रियम, यहाँ पे इसका असर पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखें इन 4 चीजों को जहन में रख ले। अब आगे मैं डिटेल में जाऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। 4 बातें याद रखना, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस पे चेंजेस होगी,
उधर उसका चेंजेस ओवरी पे आता है, ओवरी से ओवेरियन हार्मोन निकलेंगे, ओवेरियन हार्मोन जो है ना वो जाके हमारे पास एंडोमेट्रियम पे एक्ट होंगे, और वहां पे फिर जाके जो है ना शेडिंग होती है और ब्लीडिंग होती है। तो बस जहन में ये रखना है कि फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग। ये पॉइंट रख जहन में रखना चाहिए, बोनस है। अच्छा, ये डायग्राम आप लोगों को हर जगह पे मिलेगा भाई साहब, हर बुक में मिलेगा, हर, और ये हम उधर भी करेंगे जब गायनाकोलॉजी करेंगे ना, तो गायनाकोलॉजी में पता है आप लोगों को, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल हम करेंगे, तो उसके साथ फिर डिजीज हम करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को यहाँ से आप लोग क्या करें, अंडरस्टैंड करें, याद करें। ठीक है, अब देखें, पहला दिन पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास एफएसएच है, एस्ट्रोजन है, एलएच है और प्रोजेस्टेरोन है हमारे पास। जो आप देखेंगे तो ये वाला जो फेज है यहाँ तक, इसको हम फॉलिकुलर फेज कहेंगे, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये ल्यूटेल फेज है, इसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। सही है, बीआरएस में ल्यूटेल फेज लिखा हुआ है, लेकिन जब आप बाकी बुक्स देखेंगे तो उसमें ल्यूटेल फेज की जगह पे सिक्रेटरी फेज लिखा हुआ है, लेकिन दोनों को याद रखना है। ठीक है, अब देखें हमारे पास इस वक्त अगर आप देखें ना, तो ये जो सारे हार्मोन्स है ना बेस लाइन पे है, सारे कम है। अगर आप देखेंगे ना तो सारे हार्मोन जो है ना हमारे पास बेस लाइंस पे हमारे पास होंगे। अब हाइपोथैलेमस जो है ना, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस वहां से हमारे पास जीएनआरएच को प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है ना, अब जीएनआरएच जो है ना वो नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएगा और वहां से एफएसएच और एलएच को प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है ना, अब पिट्यूटरी जो है ना वहां से एफएसएच प्रोड्यूस होंगे। इस टाइम जो है ना, जैसे कि अब स्टार्टिंग है, सारे हार्मोन्स बेस लेवल पे हैं, इस टाइम आपके हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच प्रोड्यूस होगा। जीएनआरएच प्रोड्यूस हो गया है, फिर आके ये जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि भाई साहब एफएसएच को प्रोड्यूस करें, नॉट एलएच को। इस टाइम अब वहां पे एफएसएच को प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है ना, और ये एफएसएच जो है ना वहां से हमारे पास जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने एक फॉलिकल्स बताया, ठीक है ना, ओवेरियन जो फॉलिकल्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो वहां पे उसको उसके पास चला जाएगा ये एफएसएच और उसको मिचेवर करवाएगा, उस ओवेरियन फॉलिकल्स को मिचेवर करवाएगा। ठीक है ना, अब पांचवें दिन पे अगर आप देखेंगे, अब पहले दिन से चला गया है, पांचवें दिन पे आ गया है। ठीक है ना, तो पांचवें दिन पे अगर आप देखेंगे एफएसएच, उसको ये जो है ना, इस जो ओवेरियन फॉलिकल जो है ना उसको और मिचेवर करवाएगा। सही है, मोर मिचेवर करवाएगा। और जैसे ये बहुत ज्यादा मिचेवर हो जाता है ना, ओवेरियन फॉलिकल्स बहुत ज्यादा मिचेवर हो जाएगा, तो उस टाइम हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखें पांचवें दिन पे, और यहाँ इस टाइम आपके पास जो एस्ट्रोजन है वो प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, अब एस्ट्रोजन जो है ना वहां पे, अब यहाँ पे एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, एस्ट्रोजन आगे क्या काम करेगा, एस्ट्रोजन आगे ये काम करेगा, एक तो ये काम करेगा कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करवाएगा, ऊपर जाके एफएसएच को कहेंगे कि भाई साहब आगे आपने नहीं आना है, आपने जितना काम करना था वो कर लिया है, आगे भाई मैं संभालूंगा। तो आगे एस्ट्रोजन ने संभालना है। ठीक है ना, तो अब एस्ट्रोजन जो है ना वो ज्यादा आएंगे। ठीक है ना, और एफएसएच को देखेंगे तो वो नीचे आ जाएंगे। देखें, वो ऊपर चला गया था पांचवें दिन पे, लेकिन वो फिर नीचे आ गया है। ठीक है, और जब नीचे आ गया है तो ये क्यों आया है, क्योंकि एस्ट्रोजन ने निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किया है, पिट्यूटरी को बोला है कि आगे आपने एफएसएच को आगे नहीं भेजना है, आगे मैं जाने और मेरा काम जाने, तो आगे एस्ट्रोजन काम करेगा। ठीक है ना, और इस एस्ट्रोजन की वजह से हमारे पास जो ये फॉलिकल्स है ना, ओवेरियन फॉलिकल्स, ये और मिच्योर हो जाएगा, ये और मिच्योर करवाएगा। ठीक है ना, अब इस एस्ट्रोजन की इफेक्ट की वजह से, क्योंकि एस्ट्रोजन आया है, अब यहाँ पे हमारे पास अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग। ठीक है ना, अब इस एस्ट्रोजन की वजह से हमारे पास प्रोलिफरेटिंग फेज फिर स्टार्ट हो जाएगा। अब तो वो पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास जो प्रोलिफरेटिंग फेज है, ये हम कि कौन से हार्मोन्स की वजह से हम स्टार्ट करते हैं, तो
एस्ट्रोजन, सही है, एस्ट्रोजन हमारे पास प्रोलिफरेटिंग फेज में वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद जब प्रोलिफरेटिंग फेज स्टार्ट हो गया, अब हमारे पास वही एस्ट्रोजन है। अब एस्ट्रोजन का काम क्या है भाई साहब, ये जाके हमारे पास जो सर्वाइकल म्यूकोजा है ना, उसको हमारे पास स्पर्म के लिए रिसेप्टर बनवाएगा। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो हमने कहा ना कि भाई साहब वहां से वर्म आएगा और यहाँ से स्पर्म, और फिर दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन होगी। तो बेसिकली एस्ट्रोजन जो है ना वो हमारे पास वहां पे जो सर्वाइकल म्यूकोजा है, जो सर्वेक्स है, उसका जो म्यूकोजा है वहां पे रिसेप्टर बनवाएगा स्पर्म के लिए। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना वो इसके लिए ज्यादातर बुक आप लोगों को पता है फीडिंग पैटर्न्स भी बोलते हैं, यानी साल्ट कांटेक्ट, सही है, साल्ट कांटेक्ट है ये, स्पर्म के लिए रिसेप्टर बनवा देता है। अब जैसे 14 डेज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे पास जो फॉलिकल्स है, जो ओवेरियन फॉलिकल्स है, ये फुली मैच्योर होता है, आगे और मैच्योर नहीं हो सकता है, ये फुली मैच्योर होता है 14 डेज पे। सही है, 14 डेज पे जब आप देखेंगे तो ओवेरियन फॉलिकल जो है ना वो फुली मैच्योर होता है, और इसमें जो एस्ट्रोजन है यानी हमारे पास बहुत ज्यादा होता है 14 डे पे। ठीक है ना। तो जैसे 14 डे पे आप देखेंगे ना तो एस्ट्रोजन जो है ना वो बहुत पीक लेवल पे चला जाता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद ये एस्ट्रोजन नीचे आ जाता है। अब देखिए 14 डे पे हमारे पास पीक पे हमारे पास एस्ट्रोजन चला गया है। अब ये एस्ट्रोजन का काम क्या है कि ये जाके हमारे पास एलएच को प्रोड्यूस करवाएगा। कहाँ से? पिट्यूटरी से। तो वहां से पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास फिर एलएच जो है ना वो प्रोड्यूस करवाए। अब ये एस्ट्रोजन जाके इसने एलएच को प्रोड्यूस किया इंटीरियर पिट्यूटरी से। अब ये कौन सा मैकेनिज्म है? ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। एक चीज को जाके उसको प्रोड्यूस कर देना कि आगे भाई प्रोड्यूस हो जाना, एक चीज जो है ना उसको इनहिबिट कर देना, वो नेगेटिव फीडबैक में आता है, ये पॉजिटिव फीडबैक में आता है। ठीक है ना। तो ये एक किस्म का एस्ट्रोजन ने एक पॉजिटिव फीडबैक भी किया और एक नेगेटिव फीडबैक भी किया। नेगेटिव फीडबैक क्या किया कि इसने एफएसएच को इनहिबिट किया। पॉजिटिव फीडबैक क्या किया कि इसने एलएच को प्रोड्यूस करा। तो एलएच हमारे पास अब प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। अब एलएच, अब आगे जो है ना एलएच प्रोड्यूस होगा, और एलएच जब प्रोड्यूस हो जाते तो फिर आगे इसका क्या काम है भाई साहब? एलएच जब प्रोड्यूस हो जाएंगे आपके पास, तो ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है यहाँ पे जो तैयार करवाएगा हमारे पास ओव्यूलेशन के लिए, किस्म आप कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन के लिए अब इसको तैयार करवाएगा। किस तरीके से तैयार करवाएगा कि जो हमारे पास जो फॉलिकल्स हैं वहां उसको माइग्रेट करवा के फिलोपियन ट्यूब पे आएगा। जैसे कि ये फिलोपियन ट्यूब है, जैसे कि आप लोगों के पास अगर ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, और यहाँ पे दोनों साइडों पे ना इस साइड इस तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, दोनों साइड पे फिलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है ना, इसको हम फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास ओवरीज होते हैं। ठीक है ना। तो वही फॉलिकल्स वहां पे इधर आएगा और ये फिलोपियन ट्यूब में माइग्रेट करवाएगा। ये किसने किया? एलएच ने किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। अब जो बाकी जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं ना यहाँ पे, इससे हम कार्पस ल्यूटियम बना देते हैं। ठीक है ना। अभी कार्पस ल्यूटियम के बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये इसको मेंटेन कौन करता है? हमारे पास एक हार्मोन है बीटा एचसीजी जिसको हम बोलते हैं, इसको कार्पस ल्यूटियम को वो मेंटेन करवा देता है। ये आपके पास जो प्रोजेस्टेरोन्स वगैरह है ना, वो भी हम इस कार्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस करवाते हैं। आगे आ रहा है ना ये प्रोजेस्टेरोन के बारे में, अभी हम बात करूंगा। ठीक है। तो हमारे पास बाकी जो ओवेरियन फॉलिकल्स है उससे कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। ठीक है। तो कार्पस ल्यूटियम का अलग काम है, वो मैं बताऊंगा। अब इसके बाद जो है ना हमारे पास जो एस्ट्रोजन है ना उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। देखें तो नीचे आ गया है, एस्ट्रोजन का लेवल हमारे पास डिक्रीज हो गया है। ठीक है। अब जो ओवेरियन फॉलिकल है एस्ट्रोजन डिक्रीज हो गया है। कार्पस ल्यूटियम जो है ना, जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि ये जाके हमारे पास जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रोड्यूस करवाएगा। ये सही है। ये कहाँ से आया? कार्पस ल्यूटियम से आया। ठीक है ना। तो कार्पस ल्यूटियम हमारे पास प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाएगा, और ये जो प्रोजेस्टेरोन हमारे पास प्रोड्यूस करवाएगा, ये इसका काम ये है
कि ये हमारे पास जो एंडोमेट्रियम है उसको सिक्रीटरी फेज में या ल्यूटियल फेज में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है। तो फॉलिकुलर फेज से ल्यूटियल फेज में किसने किया? प्रोजेस्टेरोन ने किया। ठीक है ना। तो बहुत अहम है। ये पूछ सकते हैं कि भाई साहब फॉलिकुलर फेज से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ल्यूटियल फेज में जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ विच हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन आपके पास जो एंडोमेट्रियम है वो एंटर हो जाएगा सिक्रीटरी फेज में या ल्यूटियल फेज में। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ना आपके पास यहाँ पे जो हमारे पास और क्या है इसमें, हाँ, एंडोमेट्रियम क्या काम करेगा, फंक्शन क्या है इसका। अब एंडोमेट्रियम जो है ना ये हमारे पास, हम फर्टिलाइजेशन के लिए अब एक चीज को क्या कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए एक चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब आपके पास क्या होगा कि एंडोमेट्रियम जो है ना वो प्रिपेयर करवाएगा आपके पास इम्प्लांटेशन, जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो इम्प्लांटेशन होती है उसके लिए। ठीक है ना। अब इस प्रोजेस्टेरोन की वजह से हमारे पास जो सर्वाइकल म्यूकोजा है वो और थिक हो जाएगा, बिकम मोर थिक। ठीक है ना। और विस्कस हो जाएगा। ठीक है ना। और वो जो साल्टी कंटेंट मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जो 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 पेट जो फर्निंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है ना, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब म्यूकोजा जो है ना वो मोटा हो गया है, थिक हो गया है। ठीक है ना। तो जब वो थिक हो जाता है तो वो जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं, और वो जो रिसेप्टर बन गया थे स्पर्म के लिए वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो अब ये इंतजार करेगा कि भाई साहब अगर स्पर्म आ गया तो ठीक है, स्पर्म, क्योंकि स्पर्म नहीं आ जाता है ना उस टाइम। ठीक है ना। तो इसलिए ये थिक हो जाते हैं और जो स्पर्म के जो रिसेप्टर्स है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब स्पर्म के लिए कोई रिसेप्टर नहीं है, फर्टिलाइजेशन हमारे पास अकर नहीं हुआ। अब इसके बाद जो है ना कार्पस ल्यूटियम जो है ना वो शेडिंग करवाएगा, और जब वो शेडिंग करवाएगा, वो जो शेडिंग होती है, वो जो ब्लीडिंग आदि, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और आफ्टर 28 डेज जब आप देखेंगे तो सारे हार्मोन्स दोबारा आप लोगों के पास बेस लाइन पे आ जाएंगे। सही है। तो आपके पास, क्योंकि अब आपके पास स्पर्म नहीं आए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और ये तो हम फिर कहेंगे कि अब ये जो शीडिंग हुई है, जो एंडोमेट्रियम की जो ब्लीडिंग आई है, इसको हम कहते हैं कि द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लीडिंग ऑफ द सॉरी शीडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। सही है। तो तकरीबन आफ्टर 72 आवर्स आप कह सकते हैं कि 72 घंटे बाद आपके पास ये शीडिंग होती है। अगर स्पर्म नहीं आया तो आफ्टर 72 आवर्स, तकरीबन ये कितने दिन बनते हैं, 2 दिन बनते हैं मेरे ख्याल से, कि अगर ये नहीं आया तो फिर वो शेडिंग होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर वो ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ लिया, आगे हम गायनाकोलॉजी में हम पढ़ेंगे एमिनोरिया। सही है। प्राइमरी एमिनोरिया, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की मसला है, क्योंकि वो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मेलिटीज आ गई है। ठीक है ना। तो उसमें एमिनोरिया यानी प्राइमरी एमिनोरिया, और उसमें डिले प्यूबर्टी होती है। एक काज ये भी है, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है। मतलब प्राइमरी एक है कि एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, या आपके पास सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है कि नहीं है। आगे मैं डिटेल में करवाऊंगा जब गायनाकोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अहम है। ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे ख्याल से उधर भी पढ़ा होगा, 11th और 12th स्टैंडर्ड में भी, लेकिन वहां पे मेरे ख्याल से इतना वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में इन लोगों ने बताया है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब जो आई थिंक चैप्टर खत्म हो गया है, और कल इसमें जो है ना हमारे पास टेस्ट है। कल नहीं, खैर कल छुट्टी है, परसों जो है ना वो हम टेस्ट कर लेंगे। इसमें मैं देखता हूँ कि और कोई चीज़ रहती है कि नहीं रहती है, उसमें 2 बातें करवा देता हूँ, तो फिर क्लास को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन लोगों ने प्रेगनेंसी के बारे में बात की है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास स्पर्म आ गया भाई साहब और वो, तो फिर फर्टिलाइजेशन होगी और आगे प्रेगनेंसी अकर हो जाएगी। सही है। फर्टिलाइजेशन अकर, तो फिर इसके बाद ये जो कार्पस ल्यूटियम के बारे में हमने बात की, ये हमारे पास ह्यूमन क्रोनिक गोनडोट्रोपिन, जिसको हम HCG बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करवाएगा। सही है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस करवा देते हैं? प्लेसेंटा से। ये आगे हम गायनाकोलॉजी में करेंगे। फिर इसके बाद जो है ना वहां से HCG प्रोड्यूस होंगे, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होंगे। सही है।
और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर होती है, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर होती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना थर्ड ट्राइमेस्टर, और इसके बाद जो है ना पार्चुरेशन होती है, बच्चा जो है ना वो फिर प्रेगनेंसी अकर होती है, सही है। फिर इसके बाद लेक्टेशन आ जाती हैं, वही बातें इन लोगों ने भी की है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये कहते हैं कि प्रोजेस्टेरोन जो है ना वो भी प्रोड्यूस होती हैं, वो प्लेसेंटा से भी हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। और पार्चुरेशन होती हैं और लेक्टेशन होती हैं। अच्छा, ये बात, एक बात और याद कर लो, फिर इसके बाद चैप्टर को ख़त्म हो गया है वैसे ऑलरेडी, और लेक्चर को ख़त्म करते हैं। देखिए, लेक्टेशन के बारे में मैंने बात की ना, कि अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा हो गया और एक माँ है और वो अपने बेटे को जो है ना या बेटी को वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा देती है, नहीं अपने जो दूध है उसको पिला देती है, उस टाइम प्रेगनेंसी नहीं होती है। वो वजह क्या है कि उस टाइम प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है? कि कोई माँ एक बच्चे को या बच्ची को दूध देती है तो उस टाइम प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्या वजह है? क्योंकि लेक्टेशन, लेक्टेशन अब प्रोलेक्टिन जो है ना, ये हमारे पास उसको जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि प्रोलेक्टिन जो है ना वो हमारे पास क्या कर देती हैं। हम्म क्योंकि इसका काम यही है कि हमारे पास जो पीछे हमने पढ़ा था, मिल्क प्रोडक्शन कर देना और बनाना, ये प्रोलेक्टिन का काम है ना। तो वो हमारे पास प्रोड्यूस करवा देते हैं। और दूसरा प्रोलेक्टिन का काम हमने ये पढ़ा था कि जब भी आपके पास हाई लेवल पे प्रोलेक्टिन होता है ना, तो फिर ये पीछे जाके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करवा देता है, जीएनआरएच को इनहिबिट करवा देता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। तो जब वो बंद होगा, जीएनआरएच बंद होगा, आगे एफएसएच एलएच नहीं होंगे, तो जब ये नहीं होंगे वो ओवरी के पास नहीं आएंगे, ओवरी के पास नहीं होंगे, ओवुलेशन नहीं होगी, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और आगे जो है ना प्रेगनेंसी अकर नहीं होगी। तो यही वजह है, सही है। ओवुलेशन भी बंद होगी क्योंकि वो ओवुलेशन को भी सप्रेस करवा देते हैं, सही है। तो इसी वजह से जब भी कोई लेक्टेटिंग, लेक्टेशन इसको बोलते हैं, लेक्टेटिंग माँ जो है ना वो नहीं करते हैं, दूध देती हैं, तो उस टाइम औरत जो है ना वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, यही वजह है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। परसों हम टेस्ट के साथ मिलेंगे, और तब तक हमें इजाज़त दें।